हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ल्यूसेंट जीके के 50,000 प्रश्नों में आज हम 35वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने 34 भाग पढ़ चुके थे और हमने गुप्ता पीरियड मतलब गुप्त वंश तक सब कुछ अपने जितने भी क्वेश्चन ल्यूसेंट में थे वो कर चुके थे। आज हमारा पुष्यभूति वंश स्टार्ट होगा, मतलब हर्ष जो है, हर्ष से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो वही पूरा का पूरा टॉपिक जो पुष्यभूति वंश से या वर्धन वंश से या हर्ष से संबंधित आता है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। बहुत सरल तरीके से मैं आपको ये करा रही हूँ, पर ये टॉपिक आप कम्प्लीटली यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कर लेते तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है आप वहाँ पे ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा प्री का पैकेज है। ये प्री की 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक की मिलेगी, साथ में एक करंट अफेयर्स की मिलेगी और एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा आपको एक हमारा व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा जहां पर भी आपको अपडेट दिया जाएगा। तो आप हमारा अगर प्री का नोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो मेंस का नोट्स भी ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको 39 बुकलेट मिलेंगी, साथ में 25 व्हाट्सएप के आपको पेड ग्रुप मिलेंगे। जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है, इसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश का नाम उनके संस्थापक के नाम पर ही पड़ा था, जो थे पुष्यभूति। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति ही थे। पुष्यभूति की राजधानी कौन सी थी? पुष्यभूति की राजधानी थी थानेश्वर। पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? पुष्यभूति की राजधानी थी थानेश्वर। वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान में थानेश्वर कहाँ है, तो वर्तमान में थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। वर्तमान में थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वर्तमान में थानेश्वर है। जो ये पुष्यभूति वंश है, इसकी इसने वंश की स्थापना तो पुष्यभूति ने की थी, लेकिन आपसे पूछें कि इस वंश की जो स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन था। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। क्या था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। उनके 2 पुत्र थे, एक थे राजवर्धन और एक थे हर्षवर्धन। 2 पुत्र थे, कौन कौन से? राजवर्धन थे और हर्षवर्धन थे। इसके अलावा इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम था राज्यश्री। तो 2 पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और कन्या थी राज्यश्री। राजश्री का जो विवाह हुआ था वो कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के एक मौखरी राजा थे ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मतलब ये जो राजवर्धन और हर्षवर्धन के दामाद कौन हुए थे? ग्रहवर्मा हुए थे, मतलब उनके बहन के पति। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? तो जो ग्रहवर्मा की हत्या की थी, राजश्री के जो पति थे, मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। और राजश्री को मतलब जो उनकी बहन थी राजवर्धन की, उनको बंदी गृह में डाल दिया। इसके बाद राजवर्धन ने बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार डाला। अब इसके बाद क्या हुआ? राजवर्धन की भी हत्या हो गई। तो राजवर्धन ने देवगुप्त को तो मार डाला, तो देवगुप्त का मित्र था एक गौड़ नरेश शशांक। शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी थी। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवाया था। ये भी आप पूछते हैं कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? तो शशांक जो था गौड़ नरेश, उसने कार कटवाया था। और ये बोधि वृक्ष कहाँ पे था? बोध गया में था। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था, 16 वर्ष की अवस्था में। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में बैठा था, 16 वर्ष की अवस्था में बैठा। शिलादित्य किसको कहते हैं? तो शिलादित्य हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। इन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। शशांक को किसने पराजित किया? शशांक जो कि गौड़ नरेश था, जिसने देवगुप्त का साथ दिया था और जिसने राजवर्धन को मारा था, शशांक को पराजित किसने किया? हर्षवर्धन ने। और उन्होंने उसको पराजित करके शशांक को कन्नौज पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि पहले जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। शशांक को कन्नौज पर अधिकार था, तो शशांक को मारकर हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार किया और उसको अपनी राजधानी बनाया।
हर्ष और पुलकेशन तृतीय के बीच एक युद्ध हुआ, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री हेनजंग किसके समय भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनजंग हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। हर्षवर्धन को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ल्यूसेंट की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके पुराने वीडियोस देखने के लिए आप ल्यूसेंट हैंड रिटन प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मेरे चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो लेके आ पाऊँगी। तो हेनजंग किसके समय भारत आया? तो हेनजंग हर्षवर्धन के समय आया। उनको यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हेनजंग भारत क्यों आया था? तो उसका उद्देश्य था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े, बौद्ध ग्रंथ संग्रह करे, ये सभी उसके उद्देश्य थे। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष किसने प्राप्त किए थे बलपूर्वक? तो हर्ष ने ही प्राप्त किए थे। कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक किसने प्राप्त किए? हर्ष ने। हर्ष बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े हुए थे, जो कि बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है। प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किस शासक के समय होता था? हर्षवर्धन के समय होता था। इस समारोह को महामोक्ष परिषद कहते थे। प्रयाग में होता था, जो इलाहाबाद है कहलाता था पहले। वहाँ हर 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित होता था। हर्षवर्धन के समय होता था। इस समारोह को महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हेनजंग 6वें समारोह में यहाँ पे सम्मिलित हुआ था। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे वाणभट्ट। कौन थे? वाणभट्ट। हर्षचरित कादंबरी की रचना किसने की थी? वाणभट्ट ने ही की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने की? हर्षवर्धन। कौन कौन से? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? हर्ष के अधीनस्थ शासक को महाराज और महासामंत कहते थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? महाराज और महासामंत। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहते थे? सचिव या अमात्य। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहते हैं? सचिव या अमात्य कहते हैं। हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा था, तो प्रांतों को क्या कहा जाता था? जो प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत क्या कहलाते थे? प्रांत भुक्ति कहलाते थे। प्रत्येक भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? तो प्रत्येक भुक्ति का शासक जो कहलाता था वो राजस्थानीय, उपरेकी या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक को क्या कहते थे? हर्षचरित में प्रांतीय शासक को लोकपाल कहते। भुक्ति का विभाजन किस में किया गया है? भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया है। जिले क्या कहलाते थे? जिले विषय कहलाते थे और विषय का प्रधान विषयपति होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी और जो ग्राम का प्रधान होता था वो ग्रामाक्ष पटलिक होता था। पुलिसकर्मी क्या कहलाते थे? पुलिसकर्मियों को हर्षकाल में चाट या भाट कहते थे। चाट या भाट कहते थे। अश्वसेना के अधिकारी हर्ष के समय क्या कहलाते थे? तो हर्ष के समय या पुष्यभूति वंश में जो अश्वसेना के अधिकारी थे वो बृहदेश्वर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बृहदेश्वर। और जो पैदल सेना के अधिकारी थे वो बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहलाते थे। पैदल सेना के अधिकारी क्या कहलाते थे? बलाधिकृत या महाबलाधिकृत। हर्षचरित में किस सिंचाई के साधन का उपयोग होता था? तो हर्षचरित में एक अन्य अलग सिंचाई के साधन का उपयोग होता था। उस सिंचाई के साधन को तुलायंत्र या जल पंप भी कहते थे। हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र क्या था? हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण का केंद्र था मथुरा। क्या था? मथुरा। भंडी कौन होता था? जो प्रधान सचिव होते थे वो भंडी कहलाते थे। सिंहनाथ कौन होता था? प्रधान सेनापति सिंहनाथ कहलाता था। कुंतल क्या होता था? कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त वर्धन वंश में किस पद पर होते थे? स्कंदगुप्त जो था वो वर्धन वंश में गज सेना के प्रमुख पद पर होते थे। किस पे होते थे? गज सेना के प्रमुख पद पर। सो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा हर्ष वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम कल जो दक्षिण के राजवंश हैं जैसे कि राष्ट्रकूट है, पल्लव है, इनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।